अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 जो है वो यूनिट नंबर 10 जो है लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 10 का। आज के लेक्चर में जो है वो हम मेन टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, उसके बाद जो है वो किरचॉफ रूल्स को डिस्कस करेंगे और पोटेंशियोमीटर भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सिंपल से टॉपिक से, पावर जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर जो है, अगर हम पावर की बात करें तो हम कहते हैं जी कि पावर जो है वो इसमें 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक वी आई हम कहते हैं, बल्कि इसको हम स्टार्ट अगर आप करें तो स्टार्ट से हम कहते हैं पावर जो है वो हम कहते हैं जी रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन। ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो हम वर्क डन इन केस ऑफ जो चार्ज जो है उसको एक्सेलरेट या उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर होती है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई करते हैं तो वो होती थी वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं क्यू डेल्टा वी। सो डेल्टा क्यू इंटू इंटू क्या आ जाएगा वी। चूँकि बैटरी का काम ये होता है कि उसने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होता है। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, उसकी रेजिस्टेंस इज आर और उसके अक्रॉस आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, तो बैटरी का जो काम है उसने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सो इट मीन्स के जो उसमें जो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी जो है वो चार्ज को जो उसमें से क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम जो है वो क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, करंट को। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई, जो आपका फर्स्ट फार्मूला बनता है। सेकंड फार्मूला जो है वो पावर का यहाँ से ही हम कैलकुलेट करते थे, वी इज इक्वल टू आई आर पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। थर्ड अगर आप देखें तो फॉर्मूला पी इज इक्वल टू यहीं से आप कहते होते थे आई की वैल्यू पुट कर दें वी ओवर आर तो ये वी स्क्वेयर ओवर आर। ये 3 फॉर्मूले आपके पास आ जाए। तो जो जिस तरह से जो है वो आपको जो है वो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, समटाइम्स अक्सर यूनिट्स जो है वो कोरिलेट होते हैं। सो पावर का यूनिट जो है वो होता है वॉट। 1 वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, एम्पियर वोल्ट हो सकता है। इसी तरह से 1 जूल पर सेकंड जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, एम्पियर स्क्वायर ओम के इक्वल हो सकता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जूल पर सेकंड जो है वो आपका वोल्ट स्क्वायर पर ओम हो सकता है। ठीक है जी। सो देखें कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो पावर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई, वी स्क्वायर ओवर आर, आई स्क्वायर ओवर आर, पी इज इक्वल वी आई। इन तीनों को भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब देखो कि मैंने कहा कि जिस तरह के जो सिचुएशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यूजली जो है ये पावर आई स्क्वायर आर जो है वो हम सीरीज सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चूँकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है तो हम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कह देते हो। पावर जो ये वाला जो है वो आमतौर पर पैरेलल सर्किट्स के लिए अप्लाई हो सकता है। तो वी स्क्वायर ओवर आर की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक स्पेशल केस है, ये तो सिंपल है ना। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है पावर फाइंड करनी हो तो आप तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन एक स्पेशल केस है जो कि हमें डिस्कस करना है, पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अक्सर जो है वो क्वेश्चन आता है। अच्छा यार, गौर से सुनिएगा, जो कि जितने भी जो बल्ब हैं, इनकैंडेसेंट लैंप्स हैं, बल्ब्स हैं, जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो किस लिए जो है वो इनको बनाया जाता है, टू फॉर द यूज़ इन पैरेलल सर्किट्स। तो बल्ब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनको उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस लिए होती है कि उनको कहाँ यूज़ करना होता है, पैरेलल सर्किट्स में। घरों में जो भी यूज़ होता है वो पैरेलल सर्किट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो पावर है वो हमेशा इस फार्मूले से अप्लाई करेंगे, फाइंड करेंगे वी स्क्वायर ओवर आर से। तो यहाँ से हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी स्क्वायर ओवर पी। व्हाट डज इट मीन कि जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, जिस बल्ब की पावर कम होगी उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अक्सर जो है वो ब्राइटनेस के बारे में पूछा जाता है कि ब्राइटनेस जो है वो बल्ब की पूछा अगर जाए कि इन केस ऑफ सीरीज सर्किट जो है वो सीरीज में कहाँ होगी और पैरेलल में कहाँ होगी। ठीक है जी। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ
ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल 2 bulbs आर इन सीरीज, या फिर हम कह लेते हैं 2 bulbs जो है आर इन पैरेलल। लेट्स से जी कि इनकी ना रख लेते हैं 40 वॉट कह देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 100 वॉट। ये वाला जो है वो 40 वॉट वाला है, यहाँ मैं कहूँगा 100 वॉट वाला है। ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा गौर से देखें, विच विल बी मोर ब्राइटर, 40 वॉट या 100 वॉट उसमें भी 40 वॉट या 100 वॉट। देखें बाय डिफ़ॉल्ट बल्ब जो है वो उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर द यूज़ ऑफ पैरेलल सर्किट। तो इसका मतलब है पावर आप किसी फॉर्मूले से जो है वो उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। अच्छा अब देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, 40 वॉट वाले की या 100 वॉट वाले की। 40 वॉट वाले की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसकी पावर कम है, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंस जो है वो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो हम कह सकते हैं कि 40 वॉट वाला जो बल्ब है इस हैज़ मोर रेजिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू देन 100 वॉट। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी है, 40 वाले की, कम किसकी है, 100 वॉट वाले की। अच्छा अब देखो कि चूंकि जो सीरीज है उसमें करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता था, तो पोटेंशियल हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। तो किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, 40 वॉट वाले के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, चूंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो इट मीन्स ज़्यादा जो है वो ब्राइटर जो है वो यहाँ पर कौन सा होगा, मोर ब्राइटर। सो इसमें जो ब्राइटनेस है वो किसकी ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस जो है वो 40 वाट वाले की सीरीज में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे। जबकि इसका मतलब है सीरीज में जो वो बल्ब जिसकी पावर कम है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लेस ब्राइट होगा। अच्छा अब आते हैं पैरेलल सर्किट से। पैरेलल में जो है वो वोल्टेज तो सेम रहती है लेकिन करंट डिवाइड होता है, और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। हमें पता है पैरेलल सर्किट में करंट उसके क्रॉस ज़्यादा हमेशा फ्लो करता है जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस कम किसकी है, 100 वॉट वाले की। 40 वॉट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें करंट ज़्यादा पास करेगा। अगर करंट ज़्यादा पास करेगा तो इसमें जो मोर ब्राइटर होगा वो कौन सा होगा, 100 वॉट वाला। सो याद रखना है कि जो बल्ब्स की पावर है वो हम इसी फॉर्मूले से देखते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बल्ब्स को पैरेलल सर्किट के लिए बनाया जाता है। सो 40 वॉट वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी देन 100 वॉट, क्योंकि 100 वॉट की पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। सीरीज में उस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी जिसकी पावर कम है, जबकि पैरेलल में उस बल्ब की ज़्यादा ब्राइटनेस होगी जिसकी पावर ज़्यादा है। क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें से करंट ज़्यादा पास करेगा। गुड, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखो बात ये है कि जो हमारे पास जो है वो हम एक सर्किट सपोज कर लेते हैं ताकि हम इसको जो है वो इजीली जो है वो सीख सकें। लेट्स से वी हैव ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम सपोज कर लेते हैं आर। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बैटरी है ऑफ ईएमएफ ई। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच की हुई है, और लेट्स से कि इस वक्त स्विच जो है वो ओपन है और हमने इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो है वो अटैच कर दिया। वोल्ट मीटर जो है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, तो यहाँ पर ना हम एक वोल्ट मीटर भी साथ अटैच कर लेते हैं। सो ये मैंने वोल्ट मीटर भी साथ अप्लाई। ठीक हो गया जी, ये स्विच है। अच्छा ये जो स्मॉल आर है इसको हम कहते हैं जी ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होती है, और याद रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। और आइडियल अगर सेल हो, इन केस ऑफ आइडियल सेल और आइडियल बैटरी, तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, ज़ीरो।
सिर्फ आइडियल सेल जो है उसके केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं, ज़ीरो। अच्छा जी, जो हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम जो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपने ना 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इससे रिलेटेड जो है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो दोनों में क्या डिफरेंस है, 4 पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जी, कहते हैं जी एनर्जी जो है सप्लाइडेड बाय जो है सप्लाइडेड बाय बैटरी जो है टू पर यूनिट जो है वो पर या सेल कह सकते हैं पर यूनिट चार्ज, वो बेसिकली जो है वो ईएमएफ होती है। ठीक है, पर यूनिट चार्ज है, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी ओवर ईएमएफ जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज जो है वो हम कह देते हैं कि ईएमएफ है। ठीक है जी। अच्छा, ये अगर एनर्जी सप्लाइड है, यहाँ एनर्जी हम कह रहे हैं सप्लाइडेड, जो एनर्जी प्रोवाइड की है, जब चार्ज जो है इस बैटरी में से क्रॉस करेगा, जब चार्ज लेट्स से कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है इस बैटरी में से गुजरेगा, तो जितनी इस बैटरी ने उसको एनर्जी सप्लाई करनी है ना पर यूनिट चार्ज, वो ईएमएफ है। और एनर्जी जो है लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट बाय जो है, ठीक है जी, द चार्ज जो है वो पर यूनिट चार्ज जो है इन द सर्किट, चार्ज अक्रॉस द सर्किट, जब उसने मूव करना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस या वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सर्किट जो है, वो जो है उसको हम कह देते हैं कि वो आपके पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो इसमें हम इसका भी फॉर्मूला वही है जी, वी टी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी सप्लाई हुई है उतनी ही लॉस होगी, ऐसे ही है ना। तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज और एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज वो तो सेम ही होनी चाहिए। तो जितनी एनर्जी इस चार्ज ने इस बैटरी से गेन किया उतनी ही उस पूरे सर्किट में लॉस करेगा। अब डिफरेंस कब आता है, ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, एक में एनर्जी सप्लाइड कह रहे हैं, एक में एनर्जी लॉस कह रहे हैं। डिफरेंस इस वजह से आता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, चूंकि जो आपका जो चार्ज है वो जब इस सेल में से चार्ज गुजर रहा होता है तो वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी कुछ एनर्जी लॉस करता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो उसने एनर्जी लॉस करनी है पर यूनिट चार्ज, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब वो बैटरी में से गुजरता आगे जाके तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें भी एनर्जी का लॉस आ जाता है, इस वजह से डिफरेंस आता है। इन केस ऑफ आइडियल सेल, अगर आइडियल सेल हो तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपस में एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, इक्वल। तो डिफरेंस कब आता है, जब हम आइडियल सेल की बजाय जो है वो प्रैक्टिकल बात कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो दो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज दे रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कहते हैं जी कि ईएमएफ जो है ये क्या होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, जहाँ जो सेल की वैल्यू वही होती है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हम कह रहे होते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। सो जितनी सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना वो पोटेंशियल ड्रॉप ज़ाहिर है उतना ज़्यादा हो रहा होता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ईएमएफ जो है इज इवन प्रेजेंट व्हेन no current flows through the circuit, no current flows through the circuit flows। अब देखें कि इसका मतलब है कि अगर स्विच ओपन है इस टाइम ना करंट प्रेजेंट नहीं है, इस सर्किट में करंट जीरो है, लेकिन फिर भी ये जो वोल्ट मीटर हमें दे रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों वैल्यू दे रहा होगा, चूंकि इसको हमने क्रॉस द बैटरी लगाया हुआ है, इस वक्त भी ये जो है वो हमें पोटेंशियल शो कर रहा होगा। इस टाइम ये जो हमें मेजर करके दे रहा है वो क्या दे रहा है, ईएमएफ दे रहा है। जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो उस टाइम जो है वो हमें क्या देगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वुड बी जीरो इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो उस टाइम जो है वो फ्लो थ्रू द सर्किट, तो उसको हम जो है वो क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक है जी। अच्छा,
अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब भी होगा ना जब करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में से फ्लो करेगा, अदरवाइज हम उसको जीरो लेंगे। लास्ट पार्ट जो है वो कहता है ईएमएफ जो है वो बेसिकली जो है इज क्या है, कॉज है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका क्या है, इज द, उसका क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल से जो है वो चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी आपने थ्योरेटिकली इनको पढ़ा होगा, हमने जस्ट रिवाइज किया। अब देखें कि अब आप सिंपल सी बात है कि अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ईएमएफ है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट। लेट्स से कि हमने स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज करेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू आर। आर की बजाय हमें R प्लस आर करना पड़ेगा, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, वो कौन सी है, स्मॉल r, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। सो यहाँ से जी EMF विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर जो है वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आई आर बोल रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये प्लस आई आर। ठीक है, अच्छा यहाँ से बेटा हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ई एम एफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई एम एफ से जो है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, ई एम एफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर तीन केस फिर याद रखना है, कौन कौन सा, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई एम एफ आपस में कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं जी, दो सूरतें हो सकती हैं। व्हेन हम कहते हैं जी व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन कर दिया आपने, उस वक्त जो सेल है वो क्या मेजर कर रहा होगा, उस वक्त जो सॉरी वोल्ट मीटर है वो क्या मेजर कर रहा होगा, वो ईएमएफ मेजर कर रहा होगा। तो जो इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो आपने वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है, ये इस टाइम जो है वो हम क्या दे रहा होगा, ईएमएफ की वैल्यू दे रहा होगा। तो तब हम कहेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपस में इक्वल हैं। जब स्विच ओपन होगा तो नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब सर्किट में जब कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो तब जो है वो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इफ आइडियल सेल हम यूज कर रहे हैं, आइडियल सेल यूज कर रहे होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी, तब भी हम यहाँ आई आई इसकी वैल्यू आर की जीरो पुट कर देंगे, तब भी ये जीरो हो जाएगा। तो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जो है ईएमएफ जो है वो किसके बोलेगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी होगा। कब, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और जाहिर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ बाय आई आर। अच्छा एक यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात गौर करें, आल्सो यहाँ पर याद रखना है आपने कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चूंकि ई एम एफ माइनस आई इंटू क्या है, इंटू आर है। तो आपकी बुक में ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, कहता है व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज्ड, जब करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी को अगर हम बढ़ाएंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ में से ये फैक्टर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कभी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन ईएमएफ हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें पॉसिबल हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होता है? तो आंसर इज यस। कब जी, एक ही केस है जब ऐसा हो सकता है, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तब जो है वो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आजकल आप एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं पावर बैंक, सेल फोन से कनेक्ट करने के लिए, एमरजेंसी के लिए आप रखते हो, तो उसमें देखो जो आपके पावर बैंक का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो ग्रेटर होगा आपके सेल फोन की बैटरी से, तब ही वो उसको चार्ज करेगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमने देखना ये है कि जो मैक्सिमम डिलीवर जो है वो पावर बैटरी कब कर रही होती है। सो पावर मैक्सिमम या मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो कब होगी,
जब जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएं, तब जो है वो बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। और उसके लिए आपने कैलकुलेट भी किया था, पावर मैक्सिमम डिलीवर्ड बाय द बैटरी जो है वो किसके इक्वल आती है, EMF ओवर 4। इसको स्मॉल आर भी कह सकते हैं या EMF ऑफ द बैटरी ओवर जो है वो 4 कैपिटल आर भी कह सकते हैं। सो ये जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी जो है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला EMF ओवर 4 स्मॉल आर या EMF ओवर 4 कैपिटल आर। क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, यहाँ आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। सो याद रखना है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी जो है वो कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दो तीन छोटी टर्म्स हैं, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ये हमें जो है वो काम आएंगी। एक, जब भी कहा जाए शॉर्ट सर्किट, इसका क्या मतलब होता है? देखें, हमने कहा है, पढ़ा है अभी कि सर्किट, पैरेलल के सर्किट में कि करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है। तो सपोज करें कि हमारे पास जो है ये एक सर्किट है, ये इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है एंड इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। आपने क्या किया, आप क्या करते हो, आप जो है वो एक वायर का पीस लेकर इसको इधर ना अटैच कर दें, शॉर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जो करंट है वो इसी पाथ में से फ्लो करता रहेगा, इसी पाथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है, इस तरफ आएगा ही नहीं। सो हम कहेंगे कि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आपने उसकी, आमतौर पर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होती है। तो जब रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी, रेजिस्टेंस जीरो होती है तो करंट जो है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। और चूंकि करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट यहीं फ्लो करता रहेगा तो कहीं ना कहीं तो उसने एनर्जी लॉस करनी है। तो इन दी फॉर्म अगर हीट वो लॉस करता जाता है तो अल्टीमेटली सर्किट बर्न भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब बात हो ओपन सर्किट की, ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि आप ने जो है वो क्या किया कि लेट्स से कि अभी हमारे पास एक सर्किट है, आपने यहाँ ना स्विच ओपन कर दिया। अब स्विच ओपन अगर आपने कर दिया है तो किसी किस्म का कोई करंट यहाँ फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्विच ओपन है। तो ओपन स्विच है तो आपने सर्किट ही जब ओपन कर दिया तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। तो जहां पर ये ओपनिंग पॉइंट होते हैं, इसका मतलब है कि जब ओपन सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है, जबकि करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है जहां पर करंट की वैल्यू जो है वो नॉमिनल हो। मतलब क्लोज सर्किट जो है वो कौन सा होगा, लेट्स से कि आपने जो है वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाई हुई है और इसके साथ एक बैटरी है और स्विच आपने क्लोज कर दिया। अब स्विच बंद करने से क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब है अगर नॉमिनल करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में से, तो हम कहेंगे ये भी कौन सा है, क्लोज सर्किट है। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हर सर्किट का स्विच हमेशा ओपन हो तो वो ओपन सर्किट ही कहलाएगा। सपोज करें मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ बहुत ही ज़्यादा, लेट्स से 10,000 ओहम, और उसके साथ बैटरी में सिर्फ लगा देता हूँ 1 वोल्ट की, तो ज़ाहिर है उसमें जो है वो करंट जो है वो पास ही नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। सो वो समटाइम्स वो भी जो है वो ओपन सर्किट कहलाता है। तो ओपन सर्किट मतलब जहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो ओपन, जब स्विच को ओपन कर देते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाती है, करंट जीरो हो जाता है। क्लोज सर्किट में करंट जो है वो फाइनाइट रहेगा और रेजिस्टेंस भी जो है वो नॉमिनल वैल्यू की होगी, और नॉमिनल वैल्यू में कम वैल्यू की होगी ताकि करंट इजीली उसमें से फ्लो कर रहा हो। तो ऐसे सर्किट को हम कौन सा सर्किट कहते हैं, क्लोज सर्किट। नेक्स्ट ही बहुत सिंपल सा टॉपिक है, किरचॉफ रूल्स जो है वो क्या है, उनकी कन्वेंशंस को अंडरस्टैंड करना है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते हैं इसमें। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, और उसके बाद हम किरचॉफ सेकंड रूल डिस्कस करें। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है इसको हम पॉइंट रूल भी कहते हैं और इसको हम करंट रूल भी कहते हैं, या इसको हम करंट रूल भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज सो सिंपल। और इसमें हम कहते हैं दैट सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन अ सर्किट जो है वो क्या होता है, जीरो। तो हम कहते हैं जी सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग
at a point in a circuit क्या होता है जी, इज 0। अच्छा, इसमें गौर करें कि वो जो पॉइंट जहाँ पर सारे के सारे करंट आके मीट कर रहे होते हैं उसको हम आम तौर पर कहते हैं जंक्शन पॉइंट। जहाँ दो या दो से ज़्यादा करंट्स आके आपस में मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। और कन्वेंशन बहुत इजी है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर जो है वो करंट जो है वो कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, हम कह देते हैं कि उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर करंट जो है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा हो तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अब इससे रिलेटेड ना बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखें आपकी बुक की डायग्राम है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, उसमें से 4 वायर्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कहता है कि लेट्स से हमारे पास जो है वो R1 जो है वो इसको नाम दिया हुआ R2, R3, R4, लेट्स से इसमें से लेट्स से करंट I1 इनवर्ड है, ये भी I2, तो I2 और I1 जो के टू वर्ड्स द जंक्शन पॉइंट आ रहे हैं इसलिए इनको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर I3 बाहर की तरफ जा रहा है और ये भी बाहर की तरफ है तो इन दोनों को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस आगे देखें क्या होगा, माइनस I3 और माइनस I4। इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्वल सम ऑफ ऑल दी करंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। तो हम कह रहे हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि जितना टोटल करंट टूवर्ड्स दी पॉइंट आ रहा है ना उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ करंट अवे फ्रॉम द पॉइंट जाना चाहिए। उसकी रीजन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जितना टोटल चार्ज जंक्शन पॉइंट की तरफ आया है उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उससे अवे जा रहा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बहुत सिंपल है जी। इसमें क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो एक जंक्शन पॉइंट गिवन होगा और उसमें से लेट से मैं आसान कर देता हूँ, लेट से जी इसमें से इस तरह से वायर्स जो है वो निकाल लें। सो आपसे कहा जाए कि इस तरफ ना करंट 2 एम्पियर आ रहा है, इस तरफ करंट जो है वो 5 एम्पियर बाहर जा रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो 7 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो ये बताएं इस पॉइंट पे कितना करंट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, आपने करना क्या है कि एरो की डायरेक्शन देखनी है। जितना टोटल करंट इनवर्ड है उतना टोटल करंट क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। अब जरा देखें कि ये एरो बाहर की तरफ है, ये भी मैंने बाहर की तरफ ड्रॉ किया। तो टोटल करंट आउटवर्ड कितना है, 7 प्लस 5। तो टोटल करंट जो है वो आउटवर्ड जो है वो आपका टोटल जो है वो करंट कितना है, 7 प्लस 5 एम्पियर। ठीक है जी। जबकि इनवर्ड जो है वो सिर्फ यहाँ पे क्या है, 2। तो इसका मतलब है बाकी जो इस ब्रांच करंट में होगा वो इनवर्ड आना चाहिए, आउटवर्ड आना चाहिए, इनवर्ड ही आना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। फिर ही बैलेंस होगा ना। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बाहर जा रहा है, कितना बाहर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बाहर जा रहा है, 7 प्लस 5 12, टोटल 12 बाहर जा रहा है जबकि अंदर कितना आ रहा है, जस्ट 2। इसका मतलब है कि ये टोटल जो करंट बाहर अगर 12 जा रहा है तो यहाँ करंट इनवर्ड होना चाहिए और 12 माइनस 2 कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर। इसका मतलब है यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो इस तरह के बेसिकली बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। अब जरा गौर करें कि 2 प्लस 10 12, टोटल 12 इनवर्ड टूवर्ड्स द पॉइंट जा रहा है और 12 टू और अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है। इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बैलेंस हो गया। ओके जी, अब बात कर लेते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल की। किरचॉफ्स सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल में अगर देखें तो हमारे पास ना सिंपल है कि इसमें हम कहते हैं कि जी सम ऑफ, ये होता है अकॉर्डिंग टू, इसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं। उसको अगर हम करंट रूल कह रहे हैं तो इसको हम वोल्टेज रूल भी कह रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू इट कहता थी द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप जो है ऑफ ए सर्किट जो है इज 0। ए 0। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इस डेफिनेशन में गौर करें
तो अक्रॉस दी वोल्टेज नहीं कह रहा, अक्रॉस दी वोल्टेज चेंजेस कह रहा है। सो इट मीन्स कि हम इसको जैसे हम सम ऑफ ऑल दी करंट लिखते थे, तो यहाँ सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज चेंज जो है वो हम कहेंगे कि वो ज़ीरो है। और ये जो है वो बेसिकली हमारे पास किरचॉफ जो सेकंड रूल है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी के अकॉर्डिंग, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें सबसे पहले ना कन्वेंशन देखें, फिर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। कन्वेंशंस बहुत सिंपल हैं ज़रा, और इसमें बड़ा आसान करके मैं लिखने लगा हूँ। कहता है जब भी कोई चार्ज जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो, कहाँ से एस्केप करे, पॉजिटिव से एस्केप करे, तो पोटेंशियल चेंज जो है वो एनर्जी, पोटेंशियल चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब है उस चार्ज ने वहाँ से एनर्जी जो है उसको क्या किया, गेन किया। ठीक। नंबर 2 जी, अगर कोई चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो और नेगेटिव से एस्केप करे, तो इसका मतलब है पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा, उसने एनर्जी का क्या किया है, लॉस किया है। ठीक। तीसरा, अगर चार्ज जो है वो किसी रजिस्टर में से ट्रेवर्स करे, रजिस्टर में से पास करे, अब रजिस्टर का काम ही क्या है कि एनर्जी इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर जो है, इसमें पोटेंशियल चेंज नेगेटिव ही होगा और एनर्जी यहाँ भी क्या होगी, लॉस ही होगी। इसका मतलब है एनर्जी गेन सिर्फ और सिर्फ कब होती है, जब कोई भी चार्ज जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो, पॉजिटिव से एस्केप करे। बाकी हर केस में एनर्जी का क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक ही की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें लेट से कि हमारे पास दो बैटरीज, दो सेल हम कंसीडर किए हुए, एक को कहा हुआ EMF1, और यहाँ पर हम कह देते हैं लेट से EMF जो है वो, इसको नाम दे देते हैं 2 का। ठीक है जी, EMF1 EMF2, इसके साथ दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं, E1 R1 और R2। अच्छा, सबसे पहले जो है ज़रा गौर से देखें कि ये लूप है। लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट, तो क्लोज पाथ। तो किसी भी सर्किट का लूप जो है, क्लोज पाथ जो है, उसमें सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज चेंजेस जीरो होने चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी। तो जरा चेक कर लेते हैं कि हाउ इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सपोज करें कि यहाँ से ना डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर। अच्छा, अब सपोज करें कि अब ना लेट हम कर लेते हैं कि बैटरी E1 इज ग्रेटर देन E2। जब दो से ज़्यादा सेल हों फिर हम वहाँ सपोज कर लेंगे। अच्छा, अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इसका मतलब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो चार्ज इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब ये चार्ज जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुआ और पॉजिटिव से स्केप किया, तो पोटेंशियल चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखो वर्क डन जो है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू वी, ऐसे ही है ना, डेल्टा क्यू वी। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो चार्ज इसमें से पास करेगा तो एनर्जी गेन करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा, बैटरी E1 से कितनी एनर्जी लेगा वो, डेल्टा क्यू E1 एनर्जी वहां से गेन करेगा। यही वाला चार्ज जब बैटरी E2 के पास पहुंचेगा, तो चूंकि पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से बाहर आ रहा है, तो वो एनर्जी लॉस करेगा। कितनी एनर्जी लॉस करेगा, डेल्टा क्यू E2। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन लिया, यहाँ नेगेटिव लिया। वही चार्ज जब इसमें से R1 में से पास करेगा, तो उसमें जो है वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा, माइनस डेल्टा क्यू IR1 एनर्जी लॉस करेगा। IR पोटेंशियल ही होता है ना, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज एनर्जी लॉस। आगे जो है वो माइनस डेल्टा क्यू, जब वो R2 में से पास करेगा चार्ज, तब भी एनर्जी लॉस ही होनी है, तो माइनस क्यू IR2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू इन सब का सम जो है अक्रॉस द क्लोज सर्किट क्या होना चाहिए, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज ने एक जगह से एनर्जी क्या की, गेन की, बाकी हर जगह लॉस की है। तो लॉस इन गेन इन का जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लॉस के इक्वल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखें गौर करें, तो डेल्टा क्यू सब में कॉमन आ गया, तो बाकी बचा क्या, E1 माइनस E2 माइनस IR1
माइनस आई आर टू इज इक्वल टू 0। सो आप देखो कि डेल्टा क्यू जो है वो 0, डेल्टा क्यू 0 होने का मतलब कि चार्ज है टोटल चार्ज, इसका मतलब है क्या रहा, कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी सर्किट में। तो डेल्टा क्यू में चेंज इन चार्ज में डेल्टा क्यू 0 मतलब टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अब बाकी बचा ये 0, इसका मतलब ये हुआ कि E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0 का मतलब वी कैन से डैट कि सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस द क्लोज लूप जो है वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन बड़े सिंपल आ सकते हैं। लेट से आपको जो है वो इसी तरह का सर्किट गिवन हो और उसमें जो है कभी करंट पूछा जा सकता है, कभी कभी आपसे पोटेंशियल जो है ना, लेट से इसी में एक क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं। लेट से मैं इसकी बैटरी को कह देता हूँ ये 10 वोल्ट है, इसको मैं कह देता हूँ ये 5 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लेट से कि मैं कह देता हूँ कि 3 ओहम है, इसकी रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूँ 2 ओहम है। तो आपसे पूछा जाए फाइंड करंट इन द सर्किट, तो आपको अंदाज़ा हो गया क्योंकि 10 वोल्ट वाली बैटरी बड़ी है, 5 वोल्ट वाली स्मॉलर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो डायरेक्ट इक्वेशन यही बनेगी ना, E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। E1 जो है वो 10 है, E2 हम 5 ले रहे हैं, I हमें फाइंड करना है, R1 जो है वो उसको हम 2 कह रहे हैं, I इंटू R2 जो है उसको हम 3 कह रहे हैं, इनटू जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 5 माइनस जो है वो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो करंट अगर यहाँ से फाइंड करना चाहें तो वो कितना आ जाएगा 1 एम्पीयर। सो इस तरह से ना क्वेश्चंस आते हैं। हमें जो है वो बैटरी की EMFs गिवन होती हैं, उसके बाद जो है वो रेजिस्टेंसेस गिवन हो सकती हैं। आपसे जो है वो अक्सर कहता है कि करंट की वैल्यू फाइंड करें, वो आपसे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी कह सकता है, वो आपसे किसी बैटरी की EMF फाइंड करने के लिए भी कह सकता है। सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज लूप जो है वो क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। सो इस तरह से आपने जस्ट इनको प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन हैं जो इनसे रिलेटेड होंगे, किरचॉफ रूल से रिलेटेड, आप इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर लें। ओके, लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पोटेंशियोमीटर, और इट इज़ आल्सो इजी। इसमें पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं कि इट इज़ इंस्ट्रूमेंट जो है वो विच इज़ यूज टू मेजर एंड कंपेयर द EMFs। जो वोल्ट मीटर होता है ना, आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। जब किसी सर्किट में हमेशा वोल्ट मीटर लगाते हो तो पैरेलल लगाते हैं। अब देखें, वोल्ट मीटर की अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ताकि वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे और हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे। लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल वोल्ट मीटर तो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो अगर जो है वो सर्किट में वोल्ट मीटर लगा लेते हैं तो कुछ ना कुछ करंट सर्किट का वो ड्रॉ करेगा ही करेगा, जिससे जो है वो एक्यूरेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं होता। अगर हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम कंपैरिजन के मेथड से मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। सो पोटेंशियोमीटर कहते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एंड कंपेयर जो है EMFs जो है ऑफ द सेल्स। EMFs आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमें एक्यूरेटली मेजर करना हो तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। अब आसान करने के लिए मैं दोनों जो है वो मेजर और कंपेयर दोनों को आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। हाउ टू मेजर, फिर हम बात करते हैं कंपेयर की। मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो इसमें इस सर्किट के अकॉर्डिंग दो जो है ना वो सेल होते हैं। एक वो सेल होता है जिसकी EMF जो है वो आपको पता होती है, ऑलरेडी पता होती है, उसको कहते हैं नॉन EMF या स्टैंडर्ड सेल। जो आपने लिया, ये जो स्टैंडर्ड सेल है इसकी EMF जो है वो आपको क्या है, नॉन है, पता है, ऑलरेडी पता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद आप जो है यहाँ पर जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो ले लेते हैं, लेट से R, और इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको लेट से कि हम कह देते हैं L के इक्वल है। चूँकि हम रेजिस्टेंस जो है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं, लेंथ के, इसलिए हम इसको लेंथ से डिनोट कर देते हैं। करना क्या आपने, करना ये है कि जो जिसकी भी हमें जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो
सॉरी ईएमएफ फाइंड करनी है, अननोन ईएमएफ सेल का, उसको लेट से कि मैं यहाँ पे जो है वो लगाया और ईएमएफ द सेल जो है और इसके साथ जो है वो हमें अटैच करना पड़ेगा 7 गैल्वानोमीटर। यहाँ गैल्वानोमीटर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने करना क्या है, इसके जॉकी के साथ कनेक्ट करके इधर कनेक्ट करना। अच्छा, इसको हम लेट से कि इस रेजिस्टेंस को जो है वो इसके क्रॉस ए और बी के क्रॉस मैं कह देता हूँ, इसको हम मूव करें कि टर्मिनल पॉइंट जो है वो लेट से सी हो गया, ठीक। अब ये वाली जो आपके पास सेल था, इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम कह सकते हैं कि ई एक्स है। ई एक्स का मतलब अननोन ईएमएफ जो है, तो ये नॉन है, ये हमें पता है, ये अननोन है जिसको हमने मेजर करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सर्किट तब काम करेगा अगर जो आपने ईएमएफ जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो रखी है, जिसको आप नॉन कह रहे हो, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ आपने यूज़ किया है, ई शुड बी ग्रेटर देन द अननोन ईएमएफ, तब ये सर्किट काम करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि समटाइम्स आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो तो जो आपने मेन सेल लिया है उसको पहले आप वोल्टमीटर से चेक करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े बड़े सेल जो है वो वीक हो जाते हैं, तो आमतौर पर अगर वो यहाँ वो सेल लगा देंगे जिसकी ईएमएफ जो है वो वीक है, तो फिर आपका जो सर्किट है वो ठीक नहीं बनता। सो अब करना क्या है, अब आप करते कि वो क्या हो कि इस सी को ना जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, इसको ऊपर हम स्लाइड करना शुरू करते हैं। एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये वाला वी ए सी जो है वो इक्वल हो गया ई एम एफ ऑफ द सेल पे। तब जो है वो गलवानोमीटर जो है वो क्या डिफ्लेक्शन दे रहा होता है, ज़ीरो। तो हम कह देते हैं कि उसको जो है वो कौन सी लेंथ आ गई, कौन सी लेंथ आ जाती है, बैलेंसिंग लेंथ। इसको कौन सी लेंथ कह देते हो, बैलेंसिंग लेंथ। तो अब देखें कि अगर जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू ई एम ऑफ द बैटरी हो जाएगा, यूं कह लें इसको, मैं इसको ई एक्स को कह देता हूँ। तो ई एक्स जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी जो है और ई एम एफ ई एक्स जो है इक्वल हो जाएंगे अननोन, तो गलवानोमीटर में से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब V इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, आई आर, ऐसे V इज इक्वल टू आई आर। आई जो है वो यहाँ R जो है वो हम जो ले रहे हैं वो किसके इक्वल ले रहे हैं, लेंथ के इक्वल ले रहे हैं, बैलेंसिंग लेंथ के इक्वल ले रहे हैं। तो R चूंकि हम R को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पर I इंटू जो है वो आप इसको L लिख सकते हो, बल्कि चलिए पहले मैं इसको टोटल लिख देता हूँ। अब जो हमारे पास I है, I करंट जो I है वो टोटल सर्किट का जो करंट है, इसमें से जो फ्लो इस टाइम कर रहा है वो कितना होगा, टोटल करंट ऑफ द सर्किट जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल टू E ओवर टोटल रेजिस्टेंस R और इनटू क्या हो जाएगा R। तो यहाँ पर चूंकि स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, कैपिटल R ज़ाहिर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूरी इस लेंथ के इक्वल होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई एक्स जो है इज इक्वल टू ई एम एफ, कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल L, स्मॉल r की जगह L आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर अननोन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ इज नॉन, L भी फिक्स होती है। आमतौर पर जो इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली जो है वो जो प्रैक्टिकल हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है उसमें 4 मीटर होती है। ये जो L है इसको हम कह रहे हैं, ये जो L है यहाँ पर स्मॉल L, इसको कह रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ। ये वो बैलेंसिंग लेंथ होती है जिसके ऊपर आके गलवानोमीटर हमें कौन सी वैल्यू दे रहा होता है, जीरो वैल्यू दे रहा होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल, चूंकि कंपैरिजन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आमतौर पर यूरिका वायर यूज होती है फॉर हाई प्रिसीजन। यूरिका वायर जो उसकी जो रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस होती है, और यूनिफॉर्म जो है वो वायर के अगर बनाई जाए तो उसकी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होती है। सो जितनी लेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो उतनी क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ेगी। तो हम ना ए से उसको स्लाइड करते करते बी की तरफ जब जाते हैं तो किसी एक पॉइंट पर जब गलवानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा हो, हम कहते हैं कि वो बैलेंसिंग लेंथ आ गई। उसकी वैल्यू नोट करेंगे, जो कि एल जो है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो 4 मीटर ही होती है प्रैक्टिकली। तो आप लेंथ की वैल्यू पुट करते हो, उसको डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी कैन मेजर द अननोन ईएमएफ। अब कंपैरिजन का क्या मतलब है, कंपैरिजन का मतलब यह है कि हम ई एक्स की जगह मैं
अगर E1 पुट कर दूं तो यहाँ फिर जो है वो लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी L1। तो कंपेयर कैसे करते हैं कंपैरिजन में, E1 जो है अगर मैं नोट कर रहा हूँ उसका E1, तो वो हो जाएगा E/L इंटू L1, तो बैलेंसिंग लेंथ ज़रा चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे E2 सेल करूँगा तो यहाँ ज़ाहरा वो लेंथ वेरी करेगी, L2 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, उसकी रेशो से। तो E2 जो है वो E/L क्या आ जाएगा, L2 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ गौर करें, क्योंकि E/L तो दोनों में सेम है, फिक्स है। E जो है वो नॉन बैट ज़ाहिर है स्टैंडर्ड सेल लिया हुआ आपने, L वो फिक्स ही होती है 4 मीटर प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि EMF जो है वो दोनों सेल्स की रेशो ऑफ EMF ज़्यादा सेल जो है वो क्या होती है, रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ्स के इक्वल होती है। ठीक है जी। तो अच्छा, यहाँ पर जो है एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है, ये हमें कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। अगर आप जो है यहाँ पर देखें सेल चेंज करते हो, साथ ही बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज हो जाती है। अगर जो है मैं यहाँ वोल्ट मीटर अगर प्लेस कर दूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो आप जो है वो अगर इस स्लाइडिंग पॉइंट को ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली जो है वो पोटेंशियल अक्रॉस ए सी जो है वो चेंज होता जाएगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियोमीटर जो है एज अ डिवाइस इट कैन गिव यू कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, जबकि जो हमारे पास रिहियोस्टैट होता था वो हमें जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर तो हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल चाहिए, जैसे आमतौर पर जो है वो डिमर यूज़ होते हैं पंखों के, फैंस के घरों में आपके लगे हुए हैं, वो असल में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। सो हमारे पास जो है वो ये सिंपल सा है, इसमें जो न्यूमेरिकल है वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आ सकते हैं। रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू रेशो ऑफ क्या होगा, EMF ऑफ द सेल्स के इक्वल होगा। इसमें से 3 वैल्यू गिवन होंगे, चौथी आप फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो लेंथ की जो टोटल है पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर की वायर होती है, जिसके ऊपर जो है वो आप उसको प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म किया करते थे लैब में भी। ठीक है जी। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 10। आपने जो है वो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना, बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस किया करें। बेसिक्स जितनी आपकी अच्छी होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने आपके अच्छे होंगे, उतना जो है वो आप फिर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ लर्न करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर बेसिक्स ठीक नहीं है तो क्वेश्चन जितने मर्जी आप सॉल्व कर लें, आप कभी भी ठीक से सीख नहीं पाएंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है वो मुलाकात होगी डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज़।